हेलो दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है मुग़ल पतन। यहाँ से जहाँ से मुग़लों का पतन होता है वहीं पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो यूरोपियन थे यहीं से मजबूती पकड़ना शुरू करते हैं। तो मुग़ल पतन के बारे में हमें पहले थोड़े बेसिक रीज़न जान लेते हैं। कोई भी साम्राज्य अगर ख़त्म होता है या नष्ट होता है तो उसके पीछे कुछ बेसिक रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न था वो तो औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियाँ थी। उसकी कट्टरता के कारण ही जो हिंदू राज्य थे उसके विरोध में खड़े हो गए और हिंदुओं के साथ साथ नए राज्यों का भी उदय हुआ जिनके अलग अलग रीजन थे। ये जो नए राज्य खड़े हुए थे ये मजबूती से खड़े हुए और वो मुग़लों के पतन में सहायक हुए। ये नंबर एक पर तो जैसे मराठा साम्राज्य था। मराठा राज्य जो खड़ा हुआ मुग़लों की धार्मिक कट्टर नीति के कारण ये खड़ा हुआ और औरंगज़ेब की जो दक्षिण की नीति थी उसके कारण ये खड़ा हुआ था। ठीक है। दूसरा था सिख साम्राज्य। सिख साम्राज्य गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जो सिखों के, उनके बलिदान के बाद भी सिखों में काफ़ी रोष हो गया और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। और ये खालसा पंथ के टाइम पे उन्होंने एक पाहुल पिलाया ताकि जाति पाति को ख़त्म किया जा सके। एक ही कटोरे में सबको पानी भर के पिलाया जाति पाति को ख़त्म करने के लिए। और ये एक मजबूत धर्म के रूप में उभरा जिनकी एक ही पहचान थी खालसा। खालसा का मतलब है जो कि मतलब धर्म का संरक्षक है या जो समाज का संरक्षक है। ठीक है। तो ये गुरु गोविंद सिंह के समय 1699 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एक मजबूत धर्म के रूप में या मजबूत साम्राज्य के रूप में उभरना शुरू हो गया और इसने मुग़लों के पतन में काफ़ी योगदान दिया दोस्तों। साथ में अब तीसरा जो क्षेत्रीय राज्य था वो जाट साम्राज्य था। जाटों ने भी एक किसान और कृषक वर्ग से उठकर शासन वर्ग में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। ये आगरा, मथुरा और हरियाणा, साथ में राजस्थान, भरतपुर, अलवर, इस क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रभावशाली थे। और इन्होंने कृषक विद्रोह गोकुला के समय जो कि 1672 में हुआ था, औरंगज़ेब के बाद फिर चूड़ामन, राजा राम, इन बदन सिंह और लास्ट में सूरजमल के समय पे ये अपनी चरम सीमा पे जाट शक्ति आ गई थी। और इन्होंने जो राजस्थान के क्षेत्र में, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया था जिसने मुग़ल साम्राज्य को दिल्ली तक समेटने में अपना योगदान दिया। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक रीजन थे। साथ में ये भी रीजन थे कि कुछ नए साम्राज्य भी उदय हो गया था जैसे अवध का, हैदराबाद का, बंगाल का। ये सभी दिल्ली से आज़ाद होने लगे थे जिसके कारण कि मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लग गया था दोस्तों। मैं अवध, दिल्ली, हैदराबाद और सिख साम्राज्य और मराठा साम्राज्य पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ आप ये जान लो कि इसके कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था दोस्तों। इसके बाद ही तीसरा ये था कि इसके उत्तराधिकारी थे जो औरंगज़ेब के, वो बहुत ही निकम्मे थे और उनमें कोई योग्यता नहीं थी। इसका दरबारियों ने लाभ उठाया था। उनकी आपसी गुटबंदी के कारण भी मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। चौथा ये कि यूरोपियन कंपनी ने मुग़लों पे आर्थिक चोट की। यूरोपियन कंपनी ने यहाँ पर व्यापार पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होती है उसका आर्थिक पहलू, अगर उसके पास धन नहीं है, वित्त नहीं है, तो वो पतन की ओर जाना हो जाएगा शुरू। तो यही कारण था कि मुग़लों का पतन आरंभ हो गया था। लेकिन आधुनिक भारत में मुग़लों से जुड़े हुए कुछ शासक हैं जिन पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। यूपीएससी, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन पर जिक्र करते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आधुनिक भारत में मुग़ल शासन से रिलेटेड, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं बहादुर शाह। औरंगज़ेब के बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, औरंगज़ेब के बाद कौन सा शासक था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो दोस्तों वो था बहादुर शाह। बहादुर शाह का बचपन का यह असली नाम मुअज्जम था और इसको टाइटल दिया गया था दोस्तों शाह आलम प्रथम का। देखना आगे शाह आलम द्वितीय आएगा, ये शाह आलम प्रथम है और इसको ये टाइटल दिया गया था। इसका रियल नाम भी पूछ लेते हैं। इसका रियल नाम था मुअज्जम दोस्तों। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस शासक का साथ दिया था औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का साथ दिया था और यही बहादुर शाह सुल्तान बनने में सफल भी हो गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यही औरंगज़ेब का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बना था। लेकिन इसमें सुयोग्यता की कमी थी, योग्यता की कमी थी। तो 5 साल के बाद इसके ठीक जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ अलग अलग एग्जाम्स में कि लंपट मूर्ख किस सुल्तान को कहा
जाता था वो जहांदार शाह को कहा जाता था दोस्तों। और ये एक वेश्या थी लाल कुंवर, उसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा रहता था और इनडायरेक्ट वे में लाल कुंवर ही इसका शासन चलाती थी। और इससे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांदार शाह ने जजिया को ख़त्म कर दिया था। देखो दोस्तों, जजिया कर था जो, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। जजिया टैक्स जो सबसे पहले लगाया गया था नॉन मुस्लिम पे लगाया गया था ये, और हिंदुस्तान में ये सबसे पहले जो लगाया गया था सिंध में लगाया गया था। सिंध में 715 ईस्वी में ये लगाया गया था, जब यहाँ पर अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों ने सिंध को जीत लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये आए कि जजिया कहाँ लगा था, तो हिंदुस्तान में सिंध में जजिया लगा था। और ये हिंदुओं पर नहीं लगता था, एक्चुअल में ऐसे भी स्टेटमेंट आ जाती है, एक्चुअल में नॉन मुस्लिम पे लगता था, जो गैर मुस्लिम थे उन पर लगता था दोस्तों। दूसरी बात, पहली बार ये ब्राह्मणों पर जो लगाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स। उससे पहले ब्राह्मण जजिया टैक्स नहीं देते थे। इसके साथ ही इसको जो हटाया गया था फर्स्ट टाइम में, तो इसको हटाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा 1664 में दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अकबर ने कब हटाया था, तो इसको अकबर ने फर्स्ट टाइम पूरे गैर मुस्लिम पर से हटा दिया था दोस्तों। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन जजिया पे बनता है, दोबारा से इसको लगा दिया गया था 1679 में औरंगजेब के द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया था। आगे अब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, जहांदार शाह ने फिर जजिया को ख़त्म कर दिया था। अगर जहां अकबर नहीं है, जहांदार शाह है, तो जजिया ख़त्म करने का श्रेय दोबारा जहांदार शाह को जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जहांदार शाह की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद फ़र्रुखसियर सुल्तान बनता है। फ़र्रुखसियर से तो इतने क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ। फ़र्रुखसियर बहुत ही डरपोक सुल्तान था, इसको घृणित कायर कहा जाता था। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, घृणित कायर कौन सा सुल्तान था, वो फ़र्रुखसियर था दोस्तों। और फ़र्रुखसियर के समय पे ही बंदा सिंह बहादुर थे, जो सिख जर्नल थे, जो उनकी शहीदी हुई थी, उनको मार दिया गया था लोहगढ़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट एग्जाम्स में यूपीएससी एसएससी हर जगह पूछा जा चुका है कि जो सिख जनरल बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने जिसने सिखों की कमान संभाली थी, वही बंदा सिंह बहादुर थे, जो वो शहीद हुए थे फ़र्रुखसियर के समय पे। ठीक है दोस्तों, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इस समय अपना प्रभाव दिखाने लग गई थी। और ईस्ट इंडिया के कंपनी के समय में क्या होता है कि जॉन सुरमैन होता है। ये अभी हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसी साल जो 2021 में एचसीएस हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि फ़र्रुखसियर से जो फरमान जारी करवाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो छूटें जारी करवाने में सफल कौन हुआ था, तो वो जॉन सुरमैन हुआ था दोस्तों। मैं छोटा किस्सा बताता हूँ आपको क्या हुआ था। फ़र्रुखसियर बीमार हो जाता है, इसको जानलेवा घाव हो जाता है और ये मरने की तरफ अग्रसर होता है। तभी जॉन सुरमैन कुछ छूटें लेने जाता है, वो देखता है फ़र्रुखसियर मरने वाला है, तो वो अपने साथ एक डॉक्टर ले जाता है 1717 में, हैमिल्टन। ये डॉक्टर हैमिल्टन ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्टर था। ये फ़र्रुखसियर को बचा लेता है दोस्तों। और फ़र्रुखसियर बचने के बाद इतना खुश होता है कि जॉन सुरमैन को एक स्पेशल फरमान जारी करता है कंपनी के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकती है, उसका ट्रेड वो चला सकती है, और साथ में पहली बार क्वाइन अपने ऑल इंडिया लेवल पे अपने क्वाइन जारी कर सकती है, अपने सिक्के जारी कर सकती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो फरमान जारी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं थोड़ा बेसिक उस समय का आपको और बता देता हूँ दोस्तों, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उस समय पे दो भाई थे जिनको किंग मेकर कहा जाता था। इतिहास में किंग मेकर की जो इंडियन इतिहास में जो किंग मेकर की धारणा ये यहीं से आई है। और वो जो दो भाई थे, एक अब्दुल्ला खान था और एक हुसैन अली था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, किंग मेकर भाइयों के नाम बताओ। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन में दोनों नाम होंगे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, औरंगजेब के बाद शासन प्रशासन की कमियों का फ़ायदा उठाकर, उसमें जो चेंजेज आए थे उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने जो सुल्तान थे उनको मारना शुरू कर दिया था और अपनी पसंद के सुल्तान को सुल्तान बनाना शुरू कर दिया था दोस्तों। इन्हीं के तंग करने की वजह से जो कि निज़ाम था, उसने एक सेपरेट स्टेट बसाया जिसको हैदराबाद आज के टाइम पे कहा जाता है। और ये इनकी एक ख़ास बात अच्छी थी, वो ये थी कि ये जो इंडियन शासक थे या जो इंडियन राजे महाराजे थे उनके लिए लिबरल थे, उनके फेवर में इन्होंने बहुत कुछ किया था। और इन्होंने बहुत बादशाहों को मारा था और
फ्रुक्सियर के टाइम पे आकर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इन्होंने फ्रुक्सियर को मारने की ट्राई की, फ्रुक्सियर ने इनको मारने की ट्राई की, लेकिन लास्ट में ये सक्सेस हो जाते हैं और फ्रुक्सियर को मरवा देते हैं। रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जात जो आते हैं फ्रुक्सियर के बाद, उन दोनों को भी ये मरवा देते हैं दोस्तों, लेकिन बाद में इनको भी साजिश का शिकार बना लिया जाता है और ये मर जाते हैं दोस्तों। तो इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया दोस्तों। इसके साथ ही जो अगला बादशाह था मोहम्मद शाह था दोस्तों, ये 1719 से लेके 1748 तक रहा था दोस्तों। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था क्योंकि ये दरबार में कभी कभी बिना कपड़ों के आ जाता था, और बिना कपड़ों के साथ साथ ये औरतों की ड्रेस पहन के आ जाता था, और संगीत से इसे बहुत लगाव था दोस्तों। तो इसको इसकी इन्हीं हरकतों के कारण इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है दोस्तों। इसके साथ ही मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, फारस का शासक था, ईरान को उस समय फारस कहा जाता था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नादिर शाह किसके समय में आया? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आया था दोस्तों। रंगीला इसका टाइटल था दोस्तों, इसकी हरकतों के कारण। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, फारस का नेपोलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और नादिर शाह ने दिल्ली को जीतने के लिए 1939 में करनाल में एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में वो जीत गया था। इस युद्ध के जीतने के बाद वो मयूर सिंहासन, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, और कोहिनूर हीरा, दोनों वो ले गया था ईरान में दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नादिर शाह क्या क्या ईरान लेके गया? एक वो मयूर सिंहासन को लेके गया था दोस्तों, और एक कोहिनूर हीरा को। और मयूर सिंहासन पे भी क्वेश्चन आ जाता है किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शाहजहां ने मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन बनाया था दोस्तों। इसके साथ ही हम अगले सुल्तान पर चलते हैं। इसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह ने 1748 से 1754 तक राज किया दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अहमद शाह अब्दाली था, जो उसने अपने आक्रमण अहमद शाह के समय पे ही शुरू किए थे दोस्तों। तो दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली जिस सुल्तान के समय आता है वो अहमद शाह था। और इसके समय की एक और घटना है जिसने फाइनल कर दिया कि अंग्रेज़ ही भारत में राज करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करेगी। फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसी ने फाइनल किया गया था कि मतलब जो इंडिया में यूरोपियन कंपनी रहेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों वाली कंपनी ही रहेगी। ये कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों। और कर्नाटक युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस समय अहमद शाह ही सुल्तान था दोस्तों। तो अगला जो सुल्तान हमने पढ़ना है वो है आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय दोस्तों। ये 1754 से 1759 तक रहा था दोस्तों। और इसके समय पे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी दोस्तों। देखो आजकल कोई भी एग्जाम है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई, कहाँ लड़ी गई, वैसे पूछ लेते हैं। और पूछा भी गया पिछले 2-3 साल में, बैटल ऑफ प्लासी के समय पे दिल्ली पर कौन सा सुल्तान राज करता था? तो वो था दोस्तों आलमगीर द्वितीय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ही हम आ जाते हैं अगले सुल्तान पे, वो है शाह आलम सेकंड दोस्तों। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक इसने राज किया। इसका जो शासन था काफ़ी लंबा था दोस्तों। इसके समय पे इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हुई थी, एक तो ये है दोस्तों बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी दोस्तों, वो इसी के समय पे लड़ी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है हमारे इतिहास में, जिसने मराठा शक्ति को लगभग शून्य में ला दिया था। एक बार वो फिर उभरी, लेकिन एक बार उनका अंत सा कर दिया था और ये डिसाइड कर दिया था वो भारत पर राज नहीं करेंगे। तो बैटल ऑफ पानीपत थी जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये शाह आलम सेकंड के समय पे लड़ी गई थी दोस्तों। इसके समय पे कुछ और भी घटनाएं हुई थी दोस्तों, अदर इवेंट जो इम्पोर्टेंट अगर आ जाता है क्वेश्चन। शाह आलम के समय पे ही प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। और जो शाह आलम के पीरियड के दौरान ही मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, उनको पूरी तरह से डिफीट कर दिया था मैसूर को अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पर वो इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थर्ड बैटल पानीपत वाली है। और इसके साथ में इन्हीं के समय पे मराठा का और एंग्लो का सेकेंड वॉर भी हुआ था दोस्तों। इससे जो अगला सुल्तान है दोस्तों वो है अकबर द्वितीय। देखिए शाह आलम को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से निर्बल बना दिया था और उसको गद्दी से उतार दिया था। अगर लीगली देखा जाए तो उसके बाद जो सुल्तान थे वो पेंशनर थे। आखिरी मुग़ल सत्ता जो मजबूती से रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय वो शाह आलम द्वितीय तक ही रही थी। और ये ऐसा सुल्तान था कि इसने बिल्कुल मुग़ल सत्ता का अंतिम चरण ला दिया था, बिल्कुल समाप्त हो गई थी इसके समय पे, पूरी तरह आगे समाप्त होगी। लेकिन इसकी जो रौब था, इसकी जो इज्जत थी, जो इसका एक शासन वाला जो प्रतिरूप था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था शाह आलम के समय पे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो
आता है अकबर सेकंड। ये अगला सुल्तान था। अकबर सेकंड के बारे में बता दें, ये कंपनी का पेंशनर बन गया था। कंपनी ने इसको पेंशन देना शुरू कर दिया था और इससे जो मोस्टली राइट्स थे या जो इसके जो शासन वाले रोब थे वो सभी से छीन लिया था। इसको एक जगह बैठा दिया था कि तू आराम से बैठ, तेरे को बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। इसके साथ ही अकबर सेकंड से जुड़ा एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये जो उपाधि दी थी दोस्तों अकबर द्वितीय ने ही दी थी। और इसी के समय पर दोस्तों भारत में सती प्रथा बंद हुई थी। की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों 1829 में, पर दिल्ली का सुल्तान उस समय पर अकबर द्वितीय था दोस्तों। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जो अंतिम मुग़ल बादशाह अब आ गया है ये था बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय। जितना कहो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके समय पर एक तो 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति से जुड़ा एक फैक्ट बता देता हूँ। इसकी पत्नी थी दोस्तों जिन्नत महल, जो कि इसकी बादशाह की बीवी थी, उसका नाम था जिन्नत महल। इसने बादशाह के खिलाफ ही इनकी मुखबरी कर दी थी 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के सामने। और बहादुर शाह क्योंकि मुखबरी करने के कारण ही आधी लड़ाई यहीं पर हार गए थे। तो ये थोड़ा इनकी पत्नी का नाम भी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं के समय पे 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है दोस्तों। एक इससे जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट ज़रूरी है कि बहादुर शाह सेकंड ही अंतिम मुग़ल बादशाह थे। इसके बाद में मुग़लों की सत्ता पूर्णतः रूप से लीगल इलीगल दोनों तरह से ख़त्म हो गई थी दोस्तों, ठीक है। और जो इनको उपाधि दी गई थी वो जफ़र की उपाधि दी गई थी। बहादुर शाह द्वितीय इनका नाम था और जफ़र इनको उपाधि मिली थी। वो इसलिए मिली थी क्योंकि ये जफ़रनामा के नाम से कविताएं लिखते थे दोस्तों। कविताएं जफ़रनामा में लिखते थे, इसी कारण इनकी जफ़र उपाधि है दोस्तों। बहादुर शाह जफ़र बोला जाता है इनको दोस्तों। और ये मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो उर्दू शायर थे मिर्ज़ा गालिब, वो किसके समकालीन थे? ये बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र के समकालीन ही थे। इन्हीं के समय पे ये अपनी शायरी लिखते थे दोस्तों। इसके साथ ये मैं बता दूं, जब इनको 1857 की क्रांति के बाद पकड़ा गया था, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए। बहादुर शाह जफ़र को कहाँ से पकड़ा गया था 1857 की क्रांति में हारने के बाद? तो हुमायूं टॉम्ब से, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी टॉम्ब में 7 सुल्तानों की कब्रें थी? तो वो भी हुमायूं थे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में इनको हुमायूं के मकबरे से पकड़कर दोस्तों रंगून भेज दिया गया, रंगून जो कि बर्मा में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहादुर शाह जफ़र या किस सुल्तान की कब्र रंगून बर्मा में है? तो वो है दोस्तों बहादुर शाह जफ़र की। और ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, करंट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2-1 साल पहले मोदी ने इनकी कब्र पे विजिट की थी, बहादुर शाह जफ़र की कब्र पे। तो ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का पूरा लेक्चर दोस्तों। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं जो ये लेक्चर दे रहा हूँ एक हिस्ट्री का लेक्चर डालूंगा और करंट अफेयर का तो ज़रूर डालूंगा। कोशिश करूँगा सुबह शाम 2 लेक्चर डालूँ दोस्तों। और मेरा ये लेक्चर डालने का पर्पज़ ये है कि फ्री में एजुकेशन जो अच्छे कॉम्पिटिटर हैं उनके पास चली जाए। SSC, HSSC या फिर UPSC, कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जिसमें जीके आती है, तो जीके के पूरे पोर्शन को कवर करना है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर पोर्शन को कवर करूंगा दोस्तों। और मैं श्योर करूंगा और डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर है वो भी डालूंगा दोस्तों। मेरा पर्पज़ ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन को फैलाना है दोस्तों। मेरा पर्पज़ किसी तरह का प्रॉफिट या फ़ायदा लेना नहीं है दोस्तों। हर उस बच्चे को जो सीरियस है पढ़ाई के लिए फ़ायदा मिले और एक ऑथेंटिक मटेरियल मिले, ये मेरा पर्पज़ है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।